हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम क्लास देने जा रहे हैं वो क्लास 9 का है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अब नियमित 9 का 10, 11 और 12 ये सभी का प्रत्येक दिन वीडियो आना शुरू होगा। तो आज इसी कड़ी में हम स्टैंडर्ड 9 का एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। और बुक सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। हमारे पास ये बुक है, ये बुक, और आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इसका पहला चैप्टर जो है वो हम शुरू करने वाले हैं। और इसमें जो पहला चैप्टर दे रखा है वो मिला जुला कर देखा जाए तो संख्या पद्धति के बारे में दिया गया है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति तो हम लोग प्राचीन यानी पहले बहुत पहले पढ़ चुके हैं छोटे क्लास में कि संख्या रेखा होता क्या है। इस तरह से इसमें कितने इंफॉर्मेशन छिपे हुए हैं। हमने एक संख्या रेखा बनाया है नॉमिनली, और इसमें कुछ संख्या हमने लिख दिया है, कुछ पॉजिटिव में है, कुछ नेगेटिव में है, और बीच में हमारा 0 है। तो इस चीज को अगर आप देखें और गौर करें, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन छिपे हुए हैं जो बेसिक जरूरी है। ऑलरेडी हम लोग उसको पढ़ भी चुके हैं। और इसी कड़ी में मान लीजिए एक तरह से कि संख्या रेखा पर किसी संख्या को निरूपित करना हो तो वो हम कैसे निरूपित भी करेंगे, इसको देखना है। एक चीज समझिएगा, यहां पे 0 है। मान लीजिए कि हम 0 से चलना शुरू करते हैं, इधर 0 से चलना शुरू करते हैं, इधर दोनों ऑप्शन हमारे पास। और अगर इधर चलना शुरू करते हैं तो नंबर पॉजिटिव में दिख रहा है, इधर चलना शुरू करते हैं तो निगेटिव में दिख रहा है, और जहां से शुरू करते हैं वो हमारा शून्य अवस्था है। तो कितने इंफॉर्मेशन इसमें निहित हैं, शायद आप सबों को ये बात पता होगी। तो इसी में आपको हम बताते हैं कि अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लीजिए का स्टेप है, तो क्या संख्या रेखा पर इतना ही नंबर होता है? इसको पहले समझिए। क्या हमने जो लिखा, मान लीजिए इधर 7 कर दें, इधर 8 कर दें, इधर भी हम कुछ लिख दें, तो क्या ये पता है कि संख्या रेखा पे इतना ही नंबर होता है? हम इधर बढ़ेंगे तो क्या यहीं तक आएंगे? ये अवधारणा को पहले समझना। इधर क्या यहीं तक आएंगे, इसकी अवधारणा को समझना है। तो मान लिया जाए हम इधर से चलना शुरू कर दिए इसके तरफ, कहां से? 0 से स्टार्ट किए, ये आ गए। और जब इधर हम चलना शुरू किए, अपना स्टेप बढ़ाना शुरू किए, तो हमें कुछ नंबर्स को फेसिंग करना पड़ा, जैसे 1 से 2 से 3 से बढ़ते गए। अब 8 तक आएंगे, इसके आगे भी 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, ऐसा आते जाएगा। और ये अनुभव हम करेंगे कि हमारा इन्फिनिटिव स्टेप होगा जिसकी कोई तुलना, कोई कंपैरिजन कहीं भी नहीं किया जा सकता है और गिना भी नहीं जा सकता है इस पे कितने नंबर हैं। उसी तरह से अगर हम इसकी इस साइड चलना शुरू करते हैं, तो जब चलना शुरू करते हैं तो 0 के बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 यहां से स्टार्ट करते हैं, तो कहीं तक आएंगे नहीं और आगे तक जाएंगे। जो अनलिमिटेड है, यानी ये डिफाइंड नहीं है, इन्फिनिटिव नंबर तक हम पहुंचेंगे, कोई गिनती इसका नहीं है। तो कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर सामने आया, तो जो सामने आता है इसको देखिए। हम अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस चीज को समझिए। मान लीजिए कि एक बैग हम ले लेते हैं, और मैं आपको कहूं उस बैग में आप बढ़ते जाइए और उससे कुछ अंकों को चुन के उसमें रखते चले जाइए। तो हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5, 6, 7 जो भी नंबर आएगा उसको उठा के बैग में हम डालते चले जाएंगे। और जब ऐसे डालते चले जाएंगे तो ये हमारे जो भी होंगे ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये प्राकृतिक नंबर होंगे, प्राकृतिक संख्या होगी, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे ये समझिए।
नेचुरल नंबर को प्राय n से दिखाया जाता है। तो ये जो समूह है वो धनात्मक दिशा की तरफ, ये प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। इसको हम समझेंगे, ये हमारे क्या हो गए? प्राकृत संख्या। इसका आगे और भी आएगा, इधर भी आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। और अगर अब मैं कहूं कि चलिए ये तो हो गया, इसको हम डिनोट करेंगे नेचुरल नंबर्स यानी n से। ये हमारे पास 0 है, मैं कहूं कि नहीं अब जीरो को उठाकर भी उसमें डाल दीजिए, यानी जो बैग आपके पास है आपने ये सारे नंबर को उसमें पुट किया, और मैं बोलूं कि आप जीरो को भी उठाकर उसमें डाल दीजिए। उसके बाद मैं आपसे पूछूं बताइए अब उस थैले में किस प्रकार की संख्या है, तो आप क्या कहेंगे? तो अब आपको कहना होगा कि हमने जीरो से यहां तक नंबर का कलेक्शन उस बैग में डाला है, यानी ये अब हमारा हो जाएगा होल नंबर। क्या हो जाएगा? होल नंबर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए? ये कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। और इसको प्राय हम लोग W से डिनोट करते हैं, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैं बोलूं चलिए अभी तो आप इधर से जा रहे थे, अब ये नंबर को अब इधर चलिए और इस नंबर को उठा के आप उसमें डालते चले जाइए। सारे नंबर एक एक करके आप अपने बैग में डालेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए आपके पास नंबर का क्या कलेक्शन है ना, तो आप क्या कहेंगे? तब आपको कहना पड़ेगा कि साहब हमने तो पॉजिटिव भी लिया, जीरो भी लिया, निगेटिव भी लिया, ये सब हमारे पास जो है क्या हो गए? पूर्णांक संख्या हो गए। क्या हो गए? पूर्णांक संख्या। यानी इसको I से या कहीं कहीं Z से। अब यहां सवाल आता है कि Z से दिखाया जाता है इसको, ये सारे क्या हो गए? क्या हो गए? पूर्णांक संख्या हो गए। इस बात को समझिएगा। उसके बाद को बताया, पहला कि प्राकृत संख्या बताया, दूसरा होल नंबर। और अगर इसको आप समझें ऐसे भी, when the numbers begin with zero, यानी ऐसी कोई संख्या जब जीरो से स्टार्ट हो तो हम उसको होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। और इधर अगर इसमें ये भी संख्या आ जाए तो सारी संख्याओं का जो कलेक्शन हो जाएगा वो हमारा पूर्णांक संख्या होगा, और उसको हम प्राय कैसे प्रकट करते हैं? जेड से। कहीं कहीं आई से भी लिख देता है, बट हम जेड को समझते हैं। हमारी किताब में जेड के बारे में, ये जेड है क्या? तो जेड एक जर्मन शब्द है जो जहलीन से लिया गया है। क्या से लिया गया है? ये जहलीन से लिया गया है। जेड जो है एक जर्मन शब्द है और इसको जहलीन से लिया गया है, और जिसका अर्थ जो होता है वो होता है गिनना। क्या होता है? गिनना। इसको पहले आप समझिए कि जेड क्यों पूर्णांक के लिए लिया गया, क्योंकि जहलीन एक जर्मन शब्द है, वहां से लिया गया, जिसका अर्थ होता है गिनना। और एक होता है इसी में से, अगर आप इसको समझें तो जहल होता है, जैसे ये देखें ZAHL जहल, इसका मतलब होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। जहलीन गिनना और जहल संख्या, ये जर्मन शब्द है। तो प्राय इसी से किताब में दिखाया गया है। कहीं कहीं आई अगर लिया जाएगा तो उसको आप समझिएगा, बट जेड क्यों लिया गया, ये इसका कंसेप्ट यही था। तो संख्या रिसर्च रेखा से तीन बात हमें पता चला: प्राकृत, नेचुरल, होल पूर्ण संख्या और ये पूर्णांक संख्या, जो छोटे क्लास में सीख चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं कुछ और नंबर के बारे में। अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। तो अभी आपने देखा, मैंने आपको क्या बताया? प्राकृत संख्या बताया, पूर्ण संख्या बताया, और उसके बाद पूर्णांक संख्या बताया। अब एक सवाल है कि ठीक है, हमने सारे नंबर को उठाकर थैले में डाल दिया। पहले प्राकृत को डाला, फिर पूर्ण संख्या कलेक्शन बनाया, फिर हमने क्या उसको बोला गया, पूर्णांक संख्या को बनाया। तो क्या नंबर जितने भी थे या जितनी संख्या रेखा पर थी, क्या सब खत्म हो गए? ये तो धारणा आपके मन में आई होगी। कोई पूछेगा सर आपने तो इतना ही संख्या लिखा और सबको बैग में उठाकर डाल दिए, तो सारा क्या नील हो गया? नहीं, नील नहीं हुआ। अब इसमें और भी बहुत सारी संख्याएं बची हुई है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और अगर उसमें क्या क्या संख्याएं बची हुई है, मान लीजिए इसमें बची हुई है 1/2, 3/4, कुछ भी हो सकता है, माइनस में, प्लस में। मान लीजिए आपको 2001 बटे समथिंग दिया हो 1999, है ना, या 2392, कुछ भी दे दे, तो इस तरह की संख्याएं भी आपको बची रह सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस बात को समझिए कि इसके अलावा भी संख्याएं बची हुई है, और इसी संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कह देते हैं? इस प्रकार की संख्याओं के संग्रह को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को हम लोग प्राय Q से दिखाते हैं, और परिमेय संख्या का पैटर्न क्या होता है? P/Q का।
जहां इस बात को समझिए, जहां q नॉट इक्वल टू 0, और अगर कहीं q 0 के बराबर हो गया देन इट का वैल्यू अभी आज तक पता नहीं चला है, ये अनआइडेंटिफाइड है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो q 0 नहीं होना चाहिए, शर्त है परिमेय संख्या का। फिर से एक बार आप समझिए कि संख्या रेखा पर के सारे नंबरों को लेने के बाद जो हमने दिखाया था, रखने के बाद भी हमारे पास कुछ नंबर बच जाते हैं, वो नंबर इस फॉर्म में भी हो सकते हैं और अदर फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये सारी संख्याओं का जब कलेक्शन लिया जाए तो कहा जाएगा वो परिमेय संख्या का कलेक्शन है, और परिमेय संख्या को हम लोग q से दिखाते हैं, और कहने का मतलब हो गया कि q, तो परिमेय संख्या को p by q से बताएंगे, जहां q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अब आपको ये याद होना चाहिए कि परिमेय संख्याओं को हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो शॉर्ट में मैंने बता दिया कि आपको परिभाषित कैसे करना है और किस प्रकार करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे p by q जो है इसको समझिए। मान लीजिए r जो है एक तरह से r कोई संख्या ले लिए, इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे जो p by q के फॉर्म का होगा, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा परिमेय संख्या के बारे में। अब आते हैं एक चीज और से समझते हैं, क्या अगर हम इस तरह से कल्पना करें, इसको हम 5/10 लिख दें, इसको हम इतना लिख दें, सॉरी इतना लिख दें, तो ये किस प्रकार की संख्या है। जैसे अगर 1/2 को हम इतना लिख दें और 3/4 को हम 36/48 लिख दें, तो क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे ना कि अगर इसको हम काटें तो ये 2 आता है, इसको काटें तो ये आता है, सेम आता है, यानी ये हमारे हो जाएगा। इस प्रकार की संख्या को हम लोग तुल्य परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, तुल्य परिमेय संख्या, यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। एक तरह मोटा मोटी आप समझिए कि परिमेय संख्या जो है वो हमारे एक तरह का भिन्न होता है। ठीक है, इसको समझने की चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी कड़ी में चलिए तो अब हम इसके परिचय के बाद उदाहरण इसका देखते हैं। हमें दे रखा है, आप अपना किताब लीजिएगा, उसमें देखिएगा। सत्य और असत्य हमें ये बताना है। जैसा मैंने आपको छोटा सा एक परिचय दिया संख्या रेखा के बारे में, अब आपको बताना है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या का प्राकृत संख्या होती है। तो यहां ये समझिए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो, नेचुरल नंबर बिगिनिंग विद 0, यानी 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे हमारे पूर्ण संख्या होते हैं। और लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। प्राकृत संख्या के लिए क्या शर्त होना जरूरी है, स्टार्टिंग विथ 1, 2, 3, 4 लाइक दिस, बट पूर्ण संख्या स्टार्टिंग विथ 0। सो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये तो अवधारणा बिल्कुल गलत है और ये असत्य हो जाएगा। पूर्ण संख्या कभी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब जितना भी पूर्णांक है, पूर्णांक का बात मतलब अगर 1 भी लें, 0 भी लें और ये भी लें, तो एक चीज हमें ये समझने का चीज होगा कि बिल्कुल सही होगा। अब सही किस आधार पर होगा उसको देखिए कि जैसे अगर मैं -1 लूं तो -1/1 भी हो सकता है, -2, यानी जितने भी पूर्णांक अपने नीचे हर के रूप में 1 को रखता है, तो कह सकते हैं ये हमारा पैटर्न p/q का फॉलो होता है। तो हम ये कहेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है कि प्रत्येक पूर्णांक जो भी है, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो सारी परिमेय संख्या का एक फॉर्म होता है। और तीसरा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब परिमेय संख्या लेकर देखिए कि जैसे अगर हम 3/4 कर दें, समझने की चीज है, ये जो 3/4 है ये क्या पूर्णांक होगा? ये कभी नहीं हो सकता है, ये पूर्णांक नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ये असत्य हो गया। अब एक सवाल जो नीचे का है, 1 और 2 के बीच है। अगर आप संख्या रेखा को अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो समझ लिए कि आपने इसका आंसर बना दिया, और इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है।
ऐसे आपके किताब में इसको दो विधि से बताया गया है। और रेफरेंस बुक की बात अगर करें कुछ और इधर उधर की किताबें, तो सबका अपना अपना दलील है, अपना अपना मेथड्स है। बट एनसीईआरटी ने दो ही चीज हमें बताया है, दो ही मेथड को बताया कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो हम पहले पहला मेथड की बात करते हैं, और ये हमारा जो मेथड है, मेथड फर्स्ट, ये बुक के अनुसार क्या कहा गया इसको जरा सा गौर फरमाइएगा और देखिएगा कि हमें करना क्या है। अब एक टेक्निक में बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा कि जैसे हमारे पास दो नंबर, एक 1 है और एक 2 है, तो एक ऐसा कीजिए कि मान लीजिए R1 है और S हमारा 2 है, या A है और B है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, जो नंबर निकले वो उस दोनों के बीच का एक परिमेय संख्या होगा। जैसे अगर हम देखें, यहाँ लिखेंगे पहला परिमेय संख्या, तो क्या करेंगे 1 + 2/2 यानी 3/2, एक आ गया। अब देखिए करेंगे, अब यही बात आपको समझना है। दूसरा परिमेय संख्या का, तो हम 1 और 1 3/2 को जोड़ देंगे, 1 + 3/2/2 कर देंगे, और इसको सोल्व अब जब करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे। तो तीसरा परिमेय संख्या क्या हो गया, ये भी देख लीजिए। अब हम इसको जोड़े, चाहे ये और इसको जोड़े, हम मान लेते हैं इसको जोड़ देते हैं और बाय 2 करते हैं, तो इस आ जाता है 7/4। चौथा परिमेय संख्या, चौथा परिमेय संख्या, अगर हम 5/4 और 1 को जोड़ दें, चाहे अभी दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, /2 कीजिएगा तो 12/8 आ जाएगा। पांचवा परिमेय संख्या, अगर पांचवा परिमेय संख्या की बात करें तो जोड़ दीजिए, मान लीजिए 5/4 + 12/8 और /2 कर देंगे, तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 22/16। कहने का मतलब इसको काटेंगे तो ये भी देखिए कटेगा 11/8, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो दो संख्या दिया वो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, एक निकाल लीजिए और फिर एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए 2 से भाग देते चले जाइए, तो संख्या निकल जाएगी। ये तो मेथड पहला था। एक मेथड और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको करना है, या कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि संख्या रेखा पर कितने संख्या आएंगी ये हमें पता नहीं, तो इसलिए इसका आंसर भी डिफरेंट होगा। और एक नियम, ये तो मेथड पहला था। अब मेथड दूसरा की बात करते हैं, जो बुक में दे रखा है। मेथड दूसरा कहता है कि आपके पास कितने संख्या निकालना है, 5 निकालना है। तो 1 और 2 में 5 निकालो, 5 में एक जोड़ दीजिए, यानी 5 में एक जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब आप देखिए, क्या समझिएगा कि 5 में एक अगर हम जोड़े तो हमारा कितना हो जाएगा, 6। हमको निकालना है 5, जितना निकालना है उसमें से एक को जोड़ दीजिए, जितना निकालना है उसमें से एक को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब जब 6 आ गया तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर एक हमारे पास है तो एक को हम 6/6 लिख सकते हैं, बोलिए, हाँ लिख सकते हैं। 1 को 6/6 लिख सकते हैं। अच्छा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये बताइए। 2 को आप क्या लिख सकते हैं, बहुत आसान है ना, 6 तो नीचे रह गए, हमको 2 लाना है, तो 6 दूनी 12, यानी 12/6 लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया कि 1 को 6/6 लिखेंगे, 2 को 12/6 लिखेंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि अब हमें 6/6 से 12/6 के बीच जितनी संख्या है सबको लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, एकदम लिखना पड़ेगा। तो इस आधार पे हम कहेंगे क्या हो जाएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये सारे परिमेय संख्या हो जाते हैं। ये बुक का दूसरा मेथड है, तो बहुत ही आसान है। जितना निकालने का है उसमें एक जोड़ के 6 कर लेंगे, यानी उतना जोड़ के जो आएगा वो लिख देंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या 6 हर में रहे तो क्या उसको किस प्रकार लिखे 1 हो जाए, किस प्रकार लिखे हर के साथ 6 लेकर कि 2 हो जाए,
और बस दोनों के बीच जितनी संख्याएं आएगी इस तरह से सभी घर में देखिए 6 6 है, लेकिन ऊपर डिफरेंट, ये 5 मिल गए। ये दो तरीका आपको आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। बाकी और रेफरेंस की बात करेंगे तो और भी मेथड है इसमें, लेकिन याद रखिएगा कि इसका नंबर जो संख्या जो आप निकालेंगे परिमेय संख्या दो नंबर के बीच तो अलग अलग होगा। इसमें घबराने की बात भी नहीं है कि आंसर मेरा आया मेरा नहीं आया, नहीं, इसका आंसर बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो चलिए अब इसके बाद ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार दे दीजिए, ट्रिपल दे दीजिए, चलेगा, भरा पड़ा है, ये निकालने सीखना होगा। तो एक ये आसान और एक दूसरा तरीका, इस क्लास में जो तरीका उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल इसको देख लीजिए और इसके बाद का जो सम है उसको देखते हैं। चलिए अब हम प्रश्नावली 1.1 जो है उसका हम सम लिए हैं। अब देखिए क्या पूछा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था इसके पहले कि बिल्कुल शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 एंड सो ऑन लिखा जा सकता है। तो p बाई क्यू का रूप तो फॉलो हो गया, q इज नॉट इक्वल टू 0 भी फॉलो हो गया, 0 है नहीं है, तो ये हो सकता है शून्य एक परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका आंसर यही समझना है। दूसरा है बड़ा सा 3 4 के बीच कितना निकालना है, 6 परिमेय संख्याएं। तो 6 मतलब क्या होगा, 6 प्लस 1 हम समझ लिए 7। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं भैया, 7 हमें नीचे रहेगा, लेकिन हम 7 या 21 कर दो, 21/7 लिख सकते हैं, और 4 को हम लोग 28/7 तो लिख सकते हैं। समझ में आई बात? अब हमें देखना है कि 21/7 और 28/7 के बीच की जो संख्याएं होगी वो परिमेय संख्याएं, तो क्या हो जाएगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हमें इतना ही लिखना था, देखिए आ गया। तो जो मेथड है उस अनुसार मैं आपको बता दिया। 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आप बोलिएगा सर ऐसे सवाल को सोल्व कैसे करें, तो ये भी आसान है। अगर आप देखें हर में आपको 5 दे रखा है, कोई डाउट नहीं है। अब जैसे हम संख्या रेखा की बात करें, देखिएगा तो ध्यान से, मान लीजिए 0 है, 1 2 ऐसे 1 2 3, तो 0.1 भी होगा, 0.11 ऐसा भी होगा, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच। तो उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्याएं आ सकती है। जाहिर बहुत सा आ सकती है। या एक तरीका और भी है कि अगर आपको ये निकालना है 5 परिमेय संख्या, तो 5 है, 5 प्लस 1 6 कर दीजिए, नीचे हमें 6 लाना है, लेकिन 6 आएगा। अगर ये 5 है, समझिएगा ध्यान से, तो ऐसे 3 हमने अगर इसको इस्तेमाल करें तो 5 और 6। अब हमें 3/5 को लिखना है, लेकिन हमें 6 नीचे लाना है, तो 6 नीचे लाने के लिए क्या करोगे, ये तरीका अपना सकते हैं 18/30। एटेंडम वही आएगा कि नहीं आएगा, तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे आसान तरीका है उसको आप देख लीजिए कि 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3.1/5 लिख सकते हैं, 3.2/5 भी लिख सकते हैं, 3.3/5 भी। ये सारे परिमेय संख्या यानी यहां तक आएंगे, 3.9/5 तक आएंगे। चलो इसको भी हटा दो। अब ऐसा करो, 3/5 के नीचे जो है आप ऐसा करो 10 से गुना कर दो, कितने बन जाएंगे 30/50। जैसे बनाओ बनेगा, 4 को 10 से कर दो, 5 × 10 करो 40/50। अब 30/50 और 40/50,
इसके बीच बहुत सारे नंबर हैं, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और ले लो 36/35, जो लिखना है आप जितने संख्या लेना ले सकते हो। ये परिमेय संख्या का कुछ कॉन्सेप्ट है, तो जिस प्रकार आप बनाएंगे बिल्कुल बनेगा। अब आप देखिए हमारे पास किताबें पढ़ी है, आप इसको देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है, अब उस पर हम चलते हैं। कुछ कथन है, तो पहले हम आप इसको 1 नंबर कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, ऐसा कंसेप्ट मैंने आपको बताया भी था, तो आप इसको देख लीजिए कि क्यों नहीं होगी, बताइए। क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्या है उसके संग्रह में पूर्ण संख्या होता है, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारे पास दे रखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ये कंसेप्ट तो आपको बताया गया है। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी कतई नहीं हो सकती है। आप समझ लीजिए नहीं होती है तो नहीं होती है, क्योंकि शुरू में ही चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने कंसेप्ट आपको बता दिया था कौन होगा कौन नहीं होगा। तो ये हमारा था प्रश्नावली 1.1। आज इस क्लास को हम लोग यहीं छोड़ेंगे। अगले दिन इसी चैप्टर से रिलेटेड अगले वीडियो में देखेंगे, समझेंगे अगला जो पार्ट आएगा। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि ये हमारा पहला क्लास था, हमने कवर किया एक ऐसा कुछ परिचय के साथ जो बहुत बेसिक सा था। तो बिल्कुल आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक चीज़ और, आपको मेरा क्लास लगा कैसा? अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि उसमें और सुधार करके आपको पढ़ाया जाए। या कुछ कसर बच गया तो भी बताइएगा, उसको भी पूरा करेंगे। और मेरा एक मिशन है कि इस किताब को जो आप देख रहे हैं, पूरे बुक को परिचय, उदाहरण और प्लस एक्सरसाइज के साथ, विविध प्रश्नावली के साथ बहुत कम समय में कंप्लीट कराना। और जब ये कंप्लीट होगा फिर हम रेफरेंस बुक की तरफ जाएंगे। तो पहले यही बात